नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एआर नर्सिंग क्लासेस के अंदर। आज एआर नर्सिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जिस टॉपिक पे हम आपसे बात करने आए हैं वो टॉपिक है आपका मेंटल रिटार्डेशन। मेंटल रिटार्डेशन जो टॉपिक है आपके बीएससी नर्सिंग पार्ट 3 में चाइल्ड साइकेट्रिक जो आपकी यूनिट है वहाँ पर आपको पढ़ने को मिलेगा। और इसी का कुछ पोर्शन जिसमें हम पढ़ेंगे इंटेलिजेंट क्वेश्चन IQ लेवल, वो आपको देखने को मिलेगा बीएससी नर्सिंग पार्ट 1 के अंदर। तो आइए विदाउट वेस्टिंग ओवर टाइम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक मेंटल रिटार्डेशन। आज जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं उस टॉपिक का नाम है अपना मेंटल रिटार्डेशन। यह है हमारा टॉपिक मेंटल रिटार्डेशन। वर्ड को देखिए, मेंटल मतलब मानसिक लेवल, रिटार्डेशन मतलब नॉर्मल से कम जो लेवल है वो क्या कहला रहा है, मेंटल रिटार्डेशन। दूसरा नाम अगर मैं इसका बताऊं आपको, मेंटल रिटार्डेशन का दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम हम इसे बोलते हैं मेंटली चैलेंज्ड इंडिविजुअल्स। तो मेंटल रिटार्डेशन कह दूं या मेंटली चैलेंज्ड इंडिविजुअल्स कह दूं, दोनों का मतलब एक ही है। जो वर्ड यहाँ पे ऐड किया गया है चैलेंज्ड, इस चैलेंज्ड वर्ड से क्यों ऐड किया गया है, क्या रीजन है इसके पीछे कि साहब आपने मेंटली चैलेंज्ड वर्ड ऐड किया है? चैलेंज का मतलब क्या है? चुनौती। अब चुनौती से यहाँ पर क्या मतलब है साहब कि जो मेंटली रिटार्ड जो पेशेंट हैं, जो बच्चे हैं छोटे, उनके अंदर डेली एक्टिविटीज जो भी वो कुछ करना चाहते हैं, सोचने लायक जो दिमाग से होती है मेंटल एक्टिविटीज, वो सारी डेली एक्टिविटीज करना भी उनके लिए क्या है, एक चुनौती भरा कार्य है। चुनौतीपूर्ण कार्य होने के कारण नाम क्या दे दिया गया इसका, मेंटली चैलेंज्ड इंडिविजुअल। जैसे हम बात करें फिजिकली चैलेंज्ड, जैसे आप कहते हैं दिव्यांग, कि साहब जिनके हाथ नहीं है, पाँव नहीं है। अब आपके लिए नॉर्मल मूव करना बड़ी आसान काम है, लेकिन जिनके पाँव नहीं है उनके लिए तो नॉर्मल वॉकिंग करना भी क्या है, एक चैलेंज है, चुनौती है। इसीलिए हमने उनको क्या बोल दिया, फिजिकली चैलेंज्ड। वैसे ही यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, मेंटली चैलेंज्ड इंडिविजुअल्स। ये जो आपने लिखा है मेंटल रिटार्डेशन, उसका बेसिक मतलब। आइए अब बात करते हैं हम इसकी डेफिनेशन के लिए। तो डेफिनेशन क्या होगी साहब, मेंटल रिटार्डेशन इज defined as sub-average intellectual functioning। अगर आपसे पूछें कि साहब डेफिनेशन क्या होनी चाहिए मेंटल रिटार्डेशन की, तो क्या बताना है, मेंटल रिटार्डेशन इज डिफाइंड एज सब एवरेज इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग। इंटेलेक्चुअल का मतलब क्या है, बौद्धिक। फंक्शनिंग का मतलब है काम या फिर कार्य। तो नॉर्मल बौद्धिक लेवल पर जो कार्य होते हैं उनसे इनका एवरेज क्या हो चुका है साहब, सब एवरेज का मतलब है बिलो एवरेज। अब यहां पर आपके सवाल आया होगा कि साहब ये पहले तो ये बताओ एवरेज कितना होगा, तभी तो जान पाएंगे कि साहब नॉर्मल से कम कितना है। तो इसमें हमको जो टर्म समझ में आती है वो निकल के आती है आपका IQ लेवल, इंटेलिजेंट क्वेश्चंट। तो यहां बात करें कि साहब एवरेज IQ लेवल कितना होगा, तो एवरेज IQ लेवल हम मानते हैं 90 to 110। ये एक पर्सन जो नॉर्मल है उसका IQ लेवल है। अगर इस रेंज के बिटवीन आपका IQ लेवल है तो आप कैसे हैं साहब, नॉर्मल। और जिस व्यक्ति के अंदर उसका IQ लेवल इससे डाउन चला गया, अबव नहीं गया है, अबव का क्राइटेरिया अलग है, अभी क्या पढ़ रहे हैं, सब एवरेज। सबका मतलब क्या है, यहाँ पर नीचे, किससे नीचे है, एवरेज से नीचे चला गया है। एवरेज IQ लेवल है 90 to 110, इससे नीचे चला जाए तो आप उसे क्या बोल देंगे, मेंटल रिटार्डेशन। ये बेसिक डेफिनेशन है कि साहब MR क्या होता है। MR वो होता है डिफाइंड एज सब एवरेज इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग, जिसकी बौद्धिक कार्य नॉर्मल से क्या हो चुके हैं, कम हो चुके हैं। नॉर्मल बता दिए वैल्यू आपको कितनी है, 90 to 110। दिस इज कॉल्ड मेंटल रिटार्डेशन।
अब बात करें कि साहब क्लासिफिकेशन ऑफ एमआर, कि साहब मेंटल रिटार्डेशन का क्लासिफिकेशन कैसा होगा। क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल रिटार्डेशन, मेंटल रिटार्डेशन का क्लासिफिकेशन कैसे होगा। सबसे पहले हम लिखेंगे, यहां पर देखेंगे कि साहब एवरेज कितना है, तो हमने क्या लिखा 90 to 110, जी क्या हो गया आपका एवरेज आईक्यू लेवल, ये कितना है 90 to 110 एवरेज आईक्यू लेवल। अब पहले बात कर लेते हैं इससे ऊपर वाले एवरेज की। जो माइल्ड जो मेंटल रिटार्डेशन वाली कंडीशन है वो ऊपर नहीं है, वो इससे बिलो वाले एरिया में। हमने पढ़ा है डेफिनेशन में सब एवरेज यानी एवरेज से नीचे। तो ऊपर वाली जो कंडीशन है वो दिखाती है इंटेलिजेंसी को कि आप कितने होशियार हैं, और नीचे जब कंडीशन जाएगी वो दिखाएगी कि सब आपका आईक्यू लेवल क्या हो रहा है, डाउन है। तो पहले देखते हैं ऊपर वाली कंडीशन। इससे अगर मैं लिखूं 110 to 120 तो इसे क्या बोल देंगे हम, एवरेज से क्या है ज्यादा, अबाव एवरेज। 110 से 120 क्या कह देंगे आप, अबाव एवरेज। फिर देखिए 120 से लेकर और 130 तक क्या बोल देंगे, सुपीरियर। वन 120 से लेकर 130 तक क्या कह दिया आपने, सुपीरियर। देन 130 to 140 आप क्या कह देंगे, वेरी सुपीरियर, सुपीरियर से भी ज्यादा इंटेलिजेंट, वेरी सुपीरियर। और फिर जो लास्ट आपकी लिमिट है 140 एंड अबव, यानी 140 आईक्यू लेवल या इससे ज्यादा 150 160, उसे आप क्या कह देंगे, जीनियस। ये देखा हमने कि साहब एवरेज से ज्यादा जब कैटेगरी जाएगी तो आपको किसको क्या कहकर इंडिकेट कर रहा है। किसी का आईक्यू लेवल अगर 110 से 120 है तो अबव एवरेज, फिर सुपीरियर, देन वेरी सुपीरियर, लास्ट जीनियस। अब बात करते हैं इससे नीचे वाले लेवल पर। तो नीचे अगर मैं लिखूं 80 to 90 क्या कहते हैं इसको, डल एवरेज। एवरेज से नीचे डल एवरेज या सब एवरेज 80 to 90। देन आगे देखिए 70 to 80, अभी एमआर वाली कंडीशन स्टार्ट नहीं हुई है, अभी तो एवरेज के इर्द गिर्द ही मामला घूम रहा है। डल एवरेज 70 to 80 बॉर्डर लाइन। 70 to 80 क्या कह दिया है आपने, बॉर्डर लाइन। अब देखिए अगर आईक्यू लेवल इससे और नीचे जाएगा 70 to 80 क्या कह दिया हमने, बॉर्डर लाइन। अब अगर हम लिखें यहां पर 50 से लेकर 69 ये क्या हो जाएगा, माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन। अगर किसी व्यक्ति का आईक्यू लेवल 50 से लेकर 69 के बीच में है, 50 to 69 के बीच में है, तो हम उसे क्या बोल देंगे, माइल्ड एमआर, मानी हल्का फुल्का मेंटल रिटार्डेशन। फिर देखिए नेक्स्ट, फिर आईक्यू लेवल अगर और नीचे गया 35 to 49 तब क्या कह देंगे इसको हम, मॉडरेट एमआर। माइल्ड से ज्यादा और सीवियर से कम, दोनों की बीच वाली अवस्था क्या कहलाएगी, मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन। अगर आईक्यू लेवल और डाउन चला गया 20 to 34 अब इसे हम क्या बोल देंगे, सीवियर एमआर, सीवियर मेंटल रिटार्डेशन। कैटेगरी आप देख रहे हैं 80 to 90 डल एवरेज एंड बॉर्डर लाइन, देन माइल्ड एमआर, देन मॉडरेट एमआर, और हमने क्या देखा अभी, सीवियर एमआर। लेकिन अभी तक गाड़ी रुकी नहीं है, और डाउन चला जाए 20 से भी कम, ये लो साहब, लेस देन 20, इसको क्या कह देंगे हम, प्रोफाउंड। ये लीजिए, ये रहा आपका क्लासिफिकेशन ऑफ आईक्यू लेवल। नॉर्मल कितना बताया, 90 से 110,
उससे नीचे गए तो 80 से 90 डल एवरेज, देन 70 टू 80 बॉर्डर लाइन, देन 50 टू 69 माइल्ड एमआर, 35 to 49 moderate MR and 20 to 34 severe MR and finally below 20 profound उसको हमने कह दिया है। ये है आपका जनरल क्लासिफिकेशन किसका, IQ लेवल का, इंटेलिजेंट क्वेश्चन का, जिससे आप पता लगा पाएंगे कि साहब किस व्यक्ति का IQ लेवल कितना है। ऊपर हमने बात कर ली है कि साहब इससे ज्यादा अगर होगा तो व्यक्ति क्या कहलाएगा, सुपीरियर, वेरी सुपीरियर या फिर जीनियस। फिर देखिए आगे बात करते हैं, जो ये माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर का जो क्लासिफिकेशन है, इसकी क्या खास बात है। पहले तो ये बात समझ लें कि सब सारे एमआर जो कैटेगरी लिखवाई है सब सेम नहीं है, सबकी अपनी अलग खासियत है। तो कौन कौन सी खासियत अगर मैं बात करूं, सबसे पहले माइल्ड एमआर की। माइल्ड एमआर की रेंज कितनी थी हमारे पास, 50 टू 69। इसको हमने क्या कह दिया था, माइल्ड एमआर, यानी हल्के फुल्के मेंटल रिटार्ड हैं। हल्के फुल्के हैं तो साहब इनको हम क्या करवा सकते हैं, पढ़ाई करवा सकते हैं। इसलिए माइल्ड एमआर वाले बच्चे कैसे होंगे, एजुकेबल, जिनको आप क्या कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। अब कैटेगरी और डाउन गई, हमने पढ़ा 35 टू 49, इसको क्या पढ़ा हमने, मॉडरेट एमआर। इन्हें पढ़ा नहीं सकते, एजुकेशन केवल किसको दे सकते हैं, माइल्ड एमआर को। तो क्या कर सकते हैं साहब, ट्रेन कर सकते हैं इनको, क्या कर सकते हैं हम, ट्रेनिंग दे सकते हैं। ट्रेनेबल कैटेगरी कौन सी है, 35 टू 49। फिर हमने देखा कौन सा साहब, 20 टू 34 सीवियर। इनको न पढ़ा सकते हैं ना ट्रेन कर सकते हैं, केवल एक क्या है, हर तरीके से आप पे डिपेंडेंट हैं। कैटेगरी कौन सी हो गई, सीवियर मेंटल रिटार्डेशन। और अगर इससे भी नीचे मैं बात करूं, लेस देन 20 वाला जो कैटेगरी है, जिसको हमने क्या कहा था, प्रोफाउंड। इस कैटेगरी वाले को पढ़ाना दूर, ट्रेन नहीं होगा, डिपेंडेंट तो होगा ही होगा, साथ ही कैसा होगा, कस्टोडियल। कस्टोडियल का क्या मतलब है साहब, हर वक्त इस पर्टिकुलर व्यक्ति को आपको निगरानी में रखना होगा। कस्टोडियल जिसका एमआर लेवल कितना होगा, लेस देन 20। तो ये कुछ क्लासिफिकेशन आपको बता दिया कि किससे आप पढ़ा सकते हैं। माइल्ड को हम पढ़ा सकते हैं, दूसरा आपने देखा मॉडरेट, इसको हम ट्रेन कर सकते हैं। तीसरी जो कैटेगरी है वो डिपेंडेंट है, हर काम के लिए आपके ऊपर डिपेंड है। और लास्ट जो देखिए हमने वो कैसे हैं, कस्टोडियल, यानी उनको क्या रखना पड़ेगा, हमें निगरानी में रखना पड़ेगा। तो ये था आपका क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल रिटार्डेशन। अब अगर मैं बात करूं कि साहब जो आपने नंबर्स लिखे हैं 50 टू 69, 35, 49, हमें पता कैसे लगे कि साहब IQ लेवल को निकाले कैसे। जो इंटेलिजेंट क्वेश्चन आप बता रहे हैं उसको निकालने का कोई तरीका भी है क्या, ये लिख तो दिया 20, 34, 35, 49, बिल्कुल है। तो IQ लेवल जब निकालेंगे तो उसके लिए एक फॉर्मूला है हमारे पास, यहां पे लिख देता हूं, IQ इज इक्वल्स टू मेंटल एज, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज। मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100। ये लीजिए साहब, ये जो फॉर्मूला है इससे आप क्या निकाल पाएंगे, IQ लेवल। अब देखिए इधर मेंटल एज कौन सी है साहब, अभी एट प्रेजेंट आपकी बुद्धि किस स्तर पर काम कर रही है वो क्या कहलाएगी, आपकी मेंटल एज। सेकंड कौन सी बताइए आपको, क्रोनोलॉजिकल एज, जन्म से लेकर अब तक आपकी उम्र क्या है वो क्या कहलाएगी, क्रोनोलॉजिकल एज। एक एग्जांपल समझते हैं हम कि साहब एक छोटा बच्चा है जिसकी उम्र कितनी है, 10 ईयर्स, यानी 10 ईयर्स क्या हो गई उसकी, क्रोनोलॉजिकल एज। लेकिन उसकी बौद्धिक क्षमता जो है, बुद्धि की जो है, वो 12 साल के बच्चे के बराबर काम करती है। इसका मतलब उसकी मेंटल एज कितनी हो गई साहब, 12 ईयर्स। ये लीजिए, दोनों एज आपके पास में है। 10 साल है उस बच्चे की क्रोनोलॉजिकल एज, 12 साल है उस बच्चे की मेंटल एज। फॉर्मूले में अप्लाई कीजिए, IQ लेवल आपके सामने होगा। देखिए
मेंटल एज कितनी है साहब? 12। 10 साल क्या है बच्चे की क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100, तो उस पर्टिकुलर बच्चे का आईक्यू लेवल कितना आ गया? 120। जो नंबर्स आपको लिखे हैं, ये जो आईक्यू लेवल निकाला है, ये इस फॉर्मूले से निकाला है। अब आपके मन में सवाल होगा कि साहब हमें क्या पता हमारी मेंटल एज कितनी है? तो हमारे पास साइकोलॉजी में बहुत सारे टेस्ट हैं, वो पढ़ेंगे आपने, कभी जब वापस क्लास होगी तो बताऊंगा उनके बारे में कि हमारे पास बहुत सारे साइकोलॉजिकल टेस्ट हैं जिनसे हम जान पाते हैं कि साहब पर्टिकुलर व्यक्ति की मेंटल एज कितनी है। अभी केवल इतना आप याद रखिए कि साहब आईक्यू लेवल निकालने का फॉर्मूला क्या है? मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज। आपने रख दी, वैल्यू पुट कर दी। 12 साल मेंटल एज है, 10 साल क्रोनोलॉजिकल एज है, इनटू 100, तो पर्टिकुलर बच्चे का आईक्यू लेवल कितना आ गया? 120। तो ये कुछ आपको बताया कि साहब मेंटल रिटार्डेशन होता क्या है और क्या उसका क्लासिफिकेशन है। अब अगर इन सबके बारे में इसकी बात करूं एपिडेमियोलॉजी की, साहब हमारी कम्युनिटी में कौन से केसेस हमको ज़्यादा देखने को मिलते हैं, कौन से केसेस हमें कम देखने को मिलते हैं, अगर बात कर ली जाए साहब एपिडेमियोलॉजी ऑफ मेंटल रिटार्डेशन, तो अगर मैंने कैटेगरी जो आपको बताई है माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर एंड प्रोफाउंड, परसेंटेज के आधार पर अगर कम्युनिटी में देखूं तो देखिए सबसे ज्यादा 80%, 80% केस आपको किसके देखने को मिलेंगे? माइल्ड एमआर के। देन 10% केसेस आपको किसको देखने को मिलेंगे? मॉडरेट एमआर के। फिर 5% के आसपास आपको केस देखने को मिलेंगे सीवियर, और 1% के आसपास आपको केस किसके देखने के मिलेंगे? प्रोफाउंड। तो ये हो गई साहब इसकी एपिडेमियोलॉजी का मतलब है किस प्रकार से सोसाइटी में, कम्युनिटी में एमआर वाला जो डिसऑर्डर है कैसे फैला हुआ है। सबसे ज्यादा केस आपको देखने को मिलेंगे माइल्ड एमआर के, उसके कम मिलेंगे 10% मॉडरेट एमआर के, उसके बाद 5% सीवियर एमआर के, और लास्ट 1% कौन सा मिलेगा आपको? प्रोफाउंड। तो ये कुछ बात थी आपकी एपिडेमियोलॉजी ऑफ मेंटल रिटार्डेशन। अब इसके बाद अगर मैं आपसे बात करना चाहूं कि साहब ऐसा क्या कारण है जिस कारण से बच्चे के अंदर मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है, तो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा इसके अंदर वो है कॉजेज ऑफ एमआर। कॉजेज ऑफ एमआर। एक पॉइंट और बता दूं, अगर आपसे पूछे कि साहब एमआर वाली जो कंडीशन है ज्यादातर मेल में देखी जाती है या फीमेल में, तो आपका जवाब होना चाहिए कि साहब जो एमआर वाली कंडीशन है, मेंटल रिटार्डेशन जो है, ज्यादातर किस में देखा जाता है? मेल के अंदर। फीमेल में कम देखने को मिलता है, मेल में ज्यादा देखने को मिलता है। आइए बात करते हैं कॉजेज या फिर कारण कौन कौन से हैं मेंटल रिटार्डेशन के। बहुत सारे कारण हैं एमआर होने के, पर्टिकुलर एक फैक्टर रेस्पॉन्सिबल नहीं है, बहुत सारे फैक्टर जिम्मेदार हैं बच्चे को मानसिक रोगी या मेंटल रिटार्ड बनाने के लिए। जो पहला कारण है उससे हम क्या पढ़ते हैं? जेनेटिक फैक्टर, यानी माता पिता से आपको जीन ही डिफॉल्ट मिला है, खराब जीन मिला है, उस कारण भी बच्चा क्या हो सकता है? मेंटल रिटार्ड। एग्जाम्पल देखिए साहब कौन सा है ऐसा, जैसे आपका डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम क्या है साहब? डाउन सिंड्रोम क्या है? 21st क्रोमोसोम के ऊपर एडिशनल क्रोमोसोम आ जाए, एक क्रोमोसोम और जुड़ जाए, एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ चुका है 21वें क्रोमोसोम पर, कौन सा सिंड्रोम करवा देगा? डाउन सिंड्रोम। और डाउन सिंड्रोम क्या करवा सकता है? मेंटल रिटार्डेशन करवा सकता है। पहला कारण है जेनेटिक फैक्टर डाउन सिंड्रोम। ऐसे और बहुत सारे सिंड्रोम्स हैं, लेकिन बेसिकली क्या ध्यान रखना है आपको? डाउन सिंड्रोम। ये बात है जेनेटिक फैक्टर की। इसके अलावा और भी कुछ कारण है हमारे पास। अगर मैं लिखूं यहां पर दूसरा, इनबॉर्न मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। जो मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड डिसऑर्डर्स है वो अगर बच्चे में हो जाए तो वो भी क्या करवा सकते हैं? मेंटल रिटार्डेशन
इसका भी देखते हैं एग्जाम्पल, आपका फिनाइल कीटोन्यूरिया। फिनाइल कीटोन्यूरिया के कारण भी क्या हो सकता है बच्चा, एमआर। इसके अलावा अगर मैं बताऊं गैलेक्टोसीमिया, फिनाइल कीटोन्यूरिया, गैलेक्टोसीमिया, ये ऐसी कुछ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं जिसके कारण से बच्चे में क्या हो सकता है, मेंटल रिटार्डेशन। हम पढ़ रहे हैं कॉजेज, अभी 2 फैक्टर डिस्कस किए हैं आपसे, जेनेटिक फैक्टर एज वेल एज इनबॉर्न मेटाबॉलिक फैक्टर। इसके अलावा कुछ और कारण हैं, आइए देखते हैं कौन कौन से और कारण हैं इसके अलावा बच्चे में एमआर करवाने के, मेंटल रिटार्डेशन करवाने के। इसके अलावा अगर हम पढ़ें तो कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी, कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जब फीमेल प्रेग्नेंट हुई उस प्रेगनेंसी वाले पीरियड के दौरान अगर कुछ गड़बड़ हो गई, कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ गए, तो भी क्या हो सकता है बच्चा, मेंटल रिटार्ड। अब वो कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन है देखिए इधर एग्जांपल, अगर मैं लिखूं यहां पर, सबसे पहला तो यही है कि साहब मैटरनल माल न्यूट्रिशन, मैटरनल माल न्यूट्रिशन मतलब जब फीमेल प्रेग्नेंट थी, आपने उसके न्यूट्रिशन का ध्यान नहीं रखा, हेल्दी डाइट आपने नहीं प्रोवाइड करवाई, तो क्या हो सकता है बच्चे के अंदर, मेंटल रिटार्डेशन। इसके अलावा वेजाइनल हेमरेज, वेजाइनल हेमरेज। इसके अलावा प्लेसेंटा प्रीविया, इसके अलावा आयोडीन की कमी, ये सारे के सारे कारण रेस्पॉन्सिबल हैं किसके लिए साहब, एमआर करवाने के लिए बच्चे में। जब प्रेगनेंसी के दौरान ये सारी चीजें होंगी, आप इसमें कुछ और भी बहुत सारी बातें हैं जैसे टॉक्सीमिया ऑफ प्रेगनेंसी, टॉक्सीमिया का मतलब है ब्लड में इन्फेक्शन, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर फीमेल को हो गया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, वो भी क्या करवा सकता है, एमआर करवा सकता है। ये थोड़े बहुत कारण है कॉम्प्लिकेशंस ऑफ प्रेगनेंसी की। प्रेगनेंसी के दौरान अगर ये सारी बातें देखने को मिलेगी तो चांसेस है कि सब होने वाला जो बेबी होगा वो कैसा हो सकता है, मेंटल रिटार्ड। इसके अलावा कुछ और कारण भी है हमारे पास जो क्या करवा सकते हैं, मेंटल रिटार्डेशन। जैसे अगर मैं बात करूं पोस्टनेटल, बच्चे का जन्म हो चुका है उसके बाद क्या क्या हो सकता है, तो साहब ट्रॉमा, ट्रॉमा कौन सा, बेसिकली स्पेशली हेड इंजरी, अगर बच्चे को हेड इंजरी हो गई, हेड इंजरी होने के कारण भी बच्चा कैसा हो सकता है, मेंटल रिटार्ड। इसके अलावा फीमेल को अगर कोई इंफेक्शन है, कोई वायरल इंफेक्शन है, कोई बैक्टीरियल इंफेक्शन है, अगर मैं एग्जांपल लिखूं जैसे रूबेला, जिसे आप किस नाम से जानते हैं, दूसरा जर्मन मीजल्स, जर्मन मीजल्स, रूबेला, ये कुछ इंफेक्शन है जो अगर फीमेल को है, जैसे रूबेला लिखवा दिया। इसके अलावा सिफिलिस, इसके अलावा HIV एटसेट्रा, और भी बहुत सारे ऐसे इन्फेक्शन हैं जो क्या करवा सकते हैं, मेंटल रिटार्डेशन। तो ये कुछ आपने देखे कि साहब कौन कौन से ऐसे कारण हैं जो बच्चे में क्या करवा सकते हैं, मेंटल रिटार्डेशन। इसमें हमने देखा क्या, जेनेटिक फैक्टर आपको दिखाया, एज वेल एज हमने देखा क्या साहब, कॉम्प्लिकेशंस है, इनबॉर्न मेटाबॉलिज्म कुछ दिक्कतें हैं, साथ ही साथ में कुछ इन्फेक्शन है, हेड इंजरी वगैरह है। तो ये सारे के सारे फैक्टर जिम्मेदार हैं। अगर इनमें से कुछ होता है तो चांसेस है कि साहब बच्चा जो होगा वो कैसा होगा, मेंटली रिटार्ड। तो ये कुछ बातें थी आपकी, इसमें डेफिनेशन हमने बताई, आपको क्लासिफिकेशन बताया, साथ ही साथ क्या बताया आपको, इसके कॉम्प्लिकेशन जो हो सकते हैं, जो करवा सकते हैं मेंटल रिटार्डेशन, कारण जो है मेंटल रिटार्डेशन के वो आपको बता दिए। अब इस बीमारी के बाद बताएं कि साहब मैनेजमेंट कैसे करना है। ऐसा कोई केस अगर आपको दिखता है सोसाइटी में, हॉस्पिटल में, तो एज अ नर्सिंग स्टाफ आपका काम है मैनेजमेंट प्रोवाइड करवाना।
तो मैनेजमेंट में आप क्या करवा सकते हैं साहब, मैनेजमेंट में आप उसे प्रोवाइड करवा सकते हैं सोशल सपोर्ट, सोशल सपोर्ट। इसके अलावा बिहेवियरल थेरेपी। अब बिहेवियरल थेरेपी कैसे काम करती है, देखिए जरा, हम बात कर रहे हैं बिहेवियरल थेरेपी किसके अंदर, एमआर बच्चे के अंदर। अब इसको काम कैसे करवाना है आपको, दो वे में काम करेगी आपकी बिहेवियर थेरेपी। एक मैं लिख रहा हूं पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, और एक इधर लिखिए नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। दो वर्ड लिख दिए हैं, बिहेवियर थेरेपी बता रहा हूं मेंटल रिटार्डेशन में कैसे आपको अप्लाई करनी है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। अगर जो बात आपने बच्चे को सिखाई, जो बच्चे को आपने बताई, अगर बच्चा उसे मान लेता है तो आपको क्या देना है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। जैसे उसे बोलना है कि साहब गुड, बहुत अच्छा काम किया। इसके अलावा टॉयज, खिलौने। इसके अलावा प्रेज यानी शाबाशी। जब बच्चा कभी भी आपकी बात मानेगा और पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट देंगे तो पूरे चांसेस हैं कि साहब जो व्यवहार उसने अभी किया है वो क्या करेगा, वापस रिपीट करेगा। यानी जो बात आपने उसको सिखाई है, जो बताई है, बच्चा क्या करेगा, उसको बार बार करने की कोशिश करेगा। दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट। जस्ट इसके अपोजिट है नेगेटिव रिइंफोर्समेंट। आपने बच्चे को सिखाया, बताया, लेकिन बच्चा नहीं मान रहा है, सीखने के बाद भी बार बार गलत आचरण कर रहा है, क्या काम में लेंगे, नेगेटिव रिइंफोर्समेंट। जैसे अगर एग्जांपल लिखूं पनिशमेंट, सजा दीजिए उसको, या अवॉइडेंस, ध्यान ही मत दीजिए उसके बिहेवियर के ऊपर। तो इस तरीके से आपको बिहेवियर थेरेपी प्रोवाइड करवानी है, पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट एज वेल एज नेगेटिव रिइंफोर्समेंट। तो बिहेवियर थेरेपी के अलावा इसके बाद हम बात करें, ग्रुप थेरेपी दे सकते हैं आप बच्चे को, जो इनके स्पेशल स्कूल्स हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस है वहां पर। ग्रुप थेरेपी। इसके अलावा अगर बताऊं तो पेरेंट्स की काउंसलिंग, या पेरेंट्स को भी आप क्या करवा सकते हैं, एजुकेट कर सकते हैं। तो पेरेंट्स काउंसलिंग। पेरेंट्स काउंसलिंग करना भी उतना ही जरूरी है जितना कि एक इंडिविजुअल जो एमआर से सफर कर रहा है उसको आपने काउंसलिंग दी, उसको जो थेरेपी दी, उतना ही इंपॉर्टेंट है पेरेंट्स को समझाना। क्योंकि पेरेंट्स के लिए भी जो बच्चा अभी एमआर पैदा हुआ है, वो नया नया केस है, उन्हें नहीं पता कि सब इसको हैंडल कैसे करना है, कैसे कॉप करना है इससे। और साथ ही साथ एमआर से जुड़े हुए हमारे समाज में कुछ बहुत सारी भ्रांतियां प्रेजेंट है, जैसे कि सब एमआर ट्रीटेबल है या क्यूरेबल है, इसका इलाज हो सकता है, जबकि ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। एमआर का इलाज या क्यूरेबल एमआर नहीं है। तो इस प्रकार की कई भ्रांतियां हमारे समाज में मौजूद है। तो और दूसरी बात, सब ये मानते हैं कि सब जितनी भी कैटेगरीज आपको बताई है वो सारी की सारी क्या है, सेम है। लेकिन हमने बता दिया क्लासिफिकेशन में कि कैटेगरी कैसे बटी हुई है, किसको आप पढ़ा सकते हैं, किसको ट्रेन कर सकते हैं, कौन डिपेंडेंट है और कौन कस्टोडियल है। तो ऐसी कुछ भ्रांतियां हमारे समाज में है, उनसे कॉप करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पेरेंट्स की भी क्या करनी पड़ेगी, काउंसलिंग करनी पड़ेगी। ये हो गया साहब इसका मैनेजमेंट। तो अभी तक हमने बात कर ली है मेंटल रिटार्डेशन की डेफिनेशन, एज वेल एज हमने बात करी इसकी क्लासिफिकेशन की, फिर हमने बात करी है साहब किसकी, इसके जो कॉजेज हैं, जो कारण है उसकी, और फिर बात करिए इसके मैनेजमेंट की। अब अगर मैं बात करूं आपसे इसके डायग्नोसिस की, पता कैसे लगाया जाए, डायग्नोसिस में आपका फेवरेट काम जो आप करते हैं, हिस्ट्री कलेक्शन। हिस्ट्री कलेक्ट कीजिए परिवार की, पेरेंट्स की, कि साहब कहीं जेनेटिक डिफेक्ट तो नहीं है। कोई जेनेटिक डिफेक्ट होगा उसके लिए हम क्या करवा सकते हैं, पहले ही पता लगाने के लिए हमारे पास और भी कुछ उपकरण है और कुछ तरीके हैं जिनसे हम जेनेटिक लेवल पर ही पता लगा लेंगे कि सब बच्चा एमआर होगा या नहीं। जैसे कि मैं बताऊं आपको, सीवीएस, क्रोनिक विलाय सैंपलिंग, इसके अलावा एमनियोसेंटोसिस,
तो क्या करना है आपको, हिस्ट्री कलेक्ट करनी है। सेकंड, फिजिकल असेसमेंट, फिजिकल असेसमेंट। देन हमने पढ़े थे इनबॉर्न मेटाबॉलिज्म एरर कि साहब फिनाइलक्यूटिन्यूरिया, गैलेक्टोसीमिया, उनका कैसे पता लगेगा साहब, जब उनका लेवल ब्लड में या यूरिन में बढ़ जाएगा तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, ब्लड टेस्ट एंड यूरिन टेस्ट। फॉर इनबॉर्न मेटाबॉलिज्म एरर। इसके अलावा आपको बता दिया दो चीजें, सीवीएस क्रोनिक विलाय सैंपलिंग या फिर एमनियोसेंटेसिस। ये कुछ तरीके हैं जिनसे आप पता लगा सकते हैं कि साहब जो बच्चा है वो कैसा होगा, एमआर होगा या नहीं होगा। ये सारी बातें जो डायग्नोसिस में बताई है इंपॉर्टेंट है आपके पता लगाने के लिए, कौन से डिसऑर्डर को, मेंटल रिटार्डेशन को पता लगाने के लिए। इसके अलावा कुछ साइन सिम्टम और हैं हल्के फुल्के कि साहब नॉर्मली देख के कैसा पता लगाएंगे साहब बच्चा एमआर है या नहीं है। तो आइए बात करें कुछ साइन सिम्टम्स की। इसमें पहला है डिक्रीज इंटेलिजेंस। हमने पढ़ा है कि साहब मेंटल रिटार्डेशन इज डिफाइंड एज सब एवरेज इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग, यानी बौद्धिक जो है, बुद्धि जो है नॉर्मल से क्या है, कम है। तो पहला लिखिए यार, पहला देखिए डिक्रीज्ड इंटेलिजेंस, डिक्रीज इंटेलिजेंस। इसके अलावा दूसरा देखिए, हमने कहा था मेंटली चैलेंज्ड है, यानी उसके लिए नॉर्मल रूटीन फॉलो करना भी चुनौती से कम नहीं है, डेली एक्टिविटीज भी नहीं कर पाएगा, परेशानी होगी। तो डिफिकल्टी इन सेल्फ केयर एक्टिविटीज, डेली लाइफ में जो एक्टिविटीज है नॉर्मल रूटीन में उनको फॉलो नहीं कर पाएगा। इसी बेसिस पर मैं नाम भी दिया था उसको मेंटली चैलेंज्ड। तीसरा सिम्टम देखिए डिप्रेशन, साइकोलॉजिकल सिम्टम भी देखने को मिलेगा आपको, दिस इज कॉल्ड डिप्रेशन। देन आफ्टर डेफिशिएंट न्यूरोलॉजिकल फंक्शन, नर्वस सिस्टम की जो फंक्शन है उसमें क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी, डेफिशिएंट न्यूरोलॉजिकल फंक्शन। और फिर देखिए डिक्रीज्ड साइकोमोटर स्किल्स, यानी बौद्धिक और मसल्स का मिला जुला जो कौशल है, बाइक चलाना, दौड़ना, क्रिकेट खेलना, साइकोमोटर स्किल्स में भी क्या आ जाएगी, कमी, नहीं परफॉर्म कर पाएगा। ये मैंने आपको 5 जो सिम्टम है वो मेन लिखवाए हैं। इन सब के अंदर आपको एक चीज कॉमन नजर आ रही होगी। कॉमन चीज क्या नजर आ रही है साहब, कॉमन चीज नजर आ रही है, सबका स्टार्टिंग कहां से हो रहा है, डी से। और इसी कारण से इन 5 को मिलाकर के हम क्या बोल देते हैं एमआर के लिए, इन 5 को मिलाकर के आपको याद कर लेना है 5D ऑफ मेंटल रिटार्डेशन। ये 5D आपको याद रखने हैं मेंटल रिटार्डेशन के लिए। नंबर 1 बता दिया डिक्रीज इंटेलिजेंसी, देन डिफिकल्टी इन सेल्फ केयर एक्टिविटीज, देन डिप्रेशन, देन डेफिशिएंट न्यूरोलॉजिकल फंक्शंस, और लास्ट बता दिया डिक्रीज साइकोमोटर स्किल। ये 5D आपको याद रखना है एज अ साइन सिम्टम ऑफ मेंटल रिटार्डेशन। तो यहां तक हमने बात कर ली है। एक बार मैं रिकॉल करवा देता हूं, हमने आज क्या पढ़ा है क्लास में। हमने बात की थी मेंटल रिटार्डेशन की कि साहब क्या उसकी डेफिनेशन है, उसके बाद बात करी क्या उसकी कैटेगरी जो आपको बंटवा दी कि साहब कौन कौन सी पढ़ी है आपने, माइल्ड एमआर पढ़ा है कि मॉडरेट एमआर पढ़ा है या सीवियर पढ़ा है और प्रोफाउंड पढ़ा है। ऐसी 4 कैटेगरी हमने पढ़ ली है। आईक्यू लेवल आपको बता दिया है, नॉर्मल से ऊपर होगा उसको क्या कहेंगे, नॉर्मल से नीचे होगा उसको क्या कहेंगे, और एमआर की जो कैटेगरी है उसमें ये 4 चीजें आपको ध्यान रखनी है। साथ ही साथ आपको बता दिया है कि साहब किसको तो आप एजुकेट कर सकते हो,
किसको आप ट्रेन कर सकते हो, कौन आप पर अपने कामों के लिए डिपेंडेंट है, कौन साथ ही साथ में क्या है कस्टोडियल है, हमेशा निगरानी बना के रखनी पड़ेगी, जिसे हमने क्या नाम दिया था, प्रोफाउंड, या एक नाम और बताऊं आपको, इसका नाम है इडियट। इडियट भी आप इसको बोल सकते हैं, जिसका इक्विवेलेंट कितना है 20 से नीचे है। इसके बाद हमने क्या देखा साहब, इसके बाद देखा एपिडेमियोलॉजी, उसमें बताया आपको कि साहब कितना परसेंट माइल्ड प्रेजेंट है, कौन मॉडरेट है, फिर सीवियर है और फिर प्रोफाउंड। देन हमने बात करी इसकी कॉजेज की, कॉजेज हमने बताया जेनेटिक कॉजेज कौन कौन से हैं, साथ ही साथ में मेटाबॉलिक इनबॉर्न जो डिसऑर्डर्स थे उसकी बात करी। फिर हमने देखा कि साहब प्रेगनेंसी के दौरान कुछ ऐसी बात हो जाए, कॉम्प्लिकेशंस आ जाए, जो क्या करवा सकते हैं, एमआर करवा सकते हैं, मेंटल रिटार्ड बना सकते हैं बच्चे को। इन सब के बाद में हमने देखा साहब मैनेजमेंट, कैसे आप मैनेज करेंगे ऐसे बच्चे को जो कैसा पैदा हुआ है, मेंटल रिटार्ड पैदा हुआ है। उसके बाद हमने क्या देखा लास्ट में, डायग्नोसिस, और फिर लास्ट में साइन एंड सिम्टम्स जो आपको बता दिया है क्या है, 5D ऑफ मेंटल रिटार्डेशन। ये कंप्लीट है आपका टॉपिक मेंटल रिटार्डेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जाइए, हमें कमेंट कीजिए, हम पूरी कोशिश करेंगे कि साहब आपके डाउट्स को जल्द से जल्द दूर किया जाए। थैंक यू।